हेलो दोस्तों, हजार अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में ये छठवां वीडियो है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, तुगलकनामा की रचना किसने की? तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की। किसने की? अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो ये जो शासक थे ये थे इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की ही बेटी रजिया सुल्तान थी। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? तो दार उल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, क्योंकि कई एग्ज़ामों में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि अब्दुल रज्जाक किस शासनकाल में भारत आए थे। तो ये जो भारत आए थे उनका शासनकाल था देवराय द्वितीय। किसके शासनकाल में आए थे? देवराय द्वितीय। और अगर पूछा जाए कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आए थे? देवराय द्वितीय। शिवाजी किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? ठीक है, आप लोगों को पता है कि शिवाजी को छत्रपति शिवाजी कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो ये 1674 ईस्वी थी। ठीक है, और राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया गया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में करवाया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के किले का राज्याभिषेक करवाया गया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोची की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई? ठीक है, मतलब पहले राजधानी कोचीन थी, फिर गोवा की राजधानी पुर्तगालियों गोवा को बनाया गया। ठीक है, पहले राजधानी कोचीन थी, फिर गोवा को। तो ये जो आंसर है वो नीना डी कुना ने बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे ये आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता 1932 में हुआ था। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया है? तो बौद्ध संगति के दो भागों में विभाजित द्वितीय बौद्ध संगति में किया गया था। किसमें? द्वितीय बौद्ध संगति में। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? कई बार पूछा जाता है कि जैन, एक तरफ जैन धर्म के तीर्थंकर और दूसरी तरफ चिन्ह का दिया जाता है। तो इसमें टोटल 24 आपके तीर्थंकर थे, जिसमें अलग अलग सबका चिन्ह था। तो यहाँ पूछा जा रहा है तीसरे तीर्थंकर, और जो तीसरे तीर्थंकर थे वो संभवनाथ थे, उनका जो चिन्ह था वो घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। निम्नलिखित में कौन सा वेद कन्याओं को जन्म की निंदा करता है? मतलब कि महिला या लड़कियों के जन्म की निंदा करता है। तो अथर्ववेद में लिखा गया है कि कन्याएं के जन्म की निंदा करने की बात किस वेद में लिखा गया है? अथर्ववेद में लिखा गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी गलत है। सर्वप्रथम भारत के ऊपर होने वाली हुन आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? ठीक है, हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से। और अगर पूछा जाए कि भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित था, तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित था। किससे संबंधित था? स्कंदगुप्त से संबंधित था। अगला देखते हैं, वैदिक काल में जीवन पर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? मतलब जिस महिला की विवाह नहीं होती थी उसे वैदिक काल में क्या कहा जाता? तो आमोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आमोज। तो याद रखिएगा, आमोज कहा जाता था। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? ठीक है, मतलब किस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र अधिक पाए जाते हैं? तो सबसे छोटा ग्रह जो आपका बुध है
उसमें चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी छिपा है या सूर्य का सबसे नज़दीक रहा है और सबसे विशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र का होना है। मतलब याद रखिएगा, बुध जो है सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर स्ट्रॉम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और जो ये है वो आपका मेडिटेरियन सी के बीच में पड़ता है। ठीक है, मतलब आप अगर देखें जाए देश के करीब तो इटली के करीब पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो निम्नलिखित में जो स्थल रुद्ध नहीं है वो थाईलैंड है। ठीक है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो आसवान बांध है आपकी नील नदी पर स्थित है। बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बाबा बुदान की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है और दोनों धारवाड़ पठार के भाग हैं। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? पूछा जा रहा है कि किस कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आप ये मूसी, कोयना और दूधगंगा तीनों जो हैं कृष्णा की सहायक नदी हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है, और लगभग अगर पूछा जाए तो 74% जो वर्षा है वो 74% वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करते हैं? तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं। एक बार नाम देख लेते हैं हम लोग। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा बनाती है जो 4096 किलोमीटर लगती है। और जो रबर 5 राज्य है जो असम है, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा है। ठीक है, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और प्लस में वेस्ट बंगाल। भारत तथा चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी में। ये मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लगता है क्योंकि अभी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का काफ़ी दिनों से चल रहा है। तो इस हिसाब से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिए 1914 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्षता PC महानोबिलिस ने किया था। ठीक है, PC महानोबिलिस ने। मानव विकास सूचकांक के अंदर निम्नलिखित में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता? मतलब मानव जो विकास सूचकांक निकाला जाता है UNDP के द्वारा, उसमें किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसमें जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बाकी शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा तीनों को रखा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ठीक है, तो जो सामुदायिक प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये जो शुरुआत की गई थी। और ये जो मॉडल है, अगर पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना इस मॉडल का नाम क्या था? तो इस मॉडल का नाम हेराल्ड डोमान मॉडल था और ये 51 से 56 तक चला था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो विनिर्माण की बात आई तो ये द्वितीय क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव जो शरीर में सबसे बड़ा अंग है वो यकृत है, जिसको इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे आंतरिक अंग लीवर है, जिसकी वजन जो है 1.5 किलोग्राम होते हैं, मतलब 1.5 kg तक होती है। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों को तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? मतलब जो पानी के बूंद है वो तेल के पृष्ठ पर नहीं चिपकते हैं, उसका कारण क्या है? ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है। तो इसमें जो आसंजक बल है, इस कारण से पानी की जो बूंद है वो आपके जो तेल के पृष्ठ पर नहीं चिपकते हैं। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटा होती है। आप देख लेते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्टिव। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है। इसकी परिक्रमा अवधि 24 घंटे के समान होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा तुल्यकारी की परिक्रमा 24 घंटे की होती है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आवर्तकाल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? वो बढ़ेगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो एक्स किरणें जो आपकी है वो विद्युत चुंबक की तरंग है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है किरणों का नाम दे दिया जाता है किस प्रकार की तरंग है।
अल्फा बीमा, अल्फा बीटा गामा एक्स रेस आदि। तो अपराधक है एक्स किरणें जो है वो विद्युतीय चुंबकीय प्रकार की तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? निष्क्रिय गैस का उदाहरण है तो जो आर्गन है वो आपका निष्क्रिय गैस का उदाहरण है, ठीक है। और जो अभिक्रिय थोड़ा सा देख लेते हैं। अभिक्रिय गैस वे हैं जो समानता रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात ये अधिकांश तत्वों और पदार्थों से क्रिया नहीं करते हैं। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किन्होंने प्रस्तुत किया था? जो संविधान सभा का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। और ये इसका जगह दिनांक पूछा जाए तो ये 13 दिसंबर 1946 को था। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहित की गई है? तो अगर पूछा जाए कि राज्यसभा की प्रक्रिया, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ग्रहित की गई है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। प्रोटेम स्पीकर ने लोकसभा के आम चुनावों के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समानतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। अगर पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो राज्यसभा का, लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं? यहाँ पूछ रहा जंतु कोशिका में, तो राजधानी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो आपका जो इसमें कोई एंजाइम का ऐसा नहीं है, क्योंकि एमेलाइज भी नहीं करता है, ट्रिप्सिन भी और पेप्सिन भी नहीं करता है। लाइपेज एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। किसमें? ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कॉकरोच में पूछ रहा है हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो कॉकरोच में 13 हृदय कोष्ठ होते हैं, जबकि केचुए में 8 होते हैं। भारतीय नियंत्रक का महालेखा परीक्षक के संबंध उपबंधों का वर्णन संविधान में किस भाग में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक हमारे भाग में किस में है? तो ये जो आपका है भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। कई बार भाग से क्वेश्चन आते हैं, भाग 1 में कौन सा है, भाग 1 में 2 में कौन सा है, भाग 1 में 3 में क्या वर्णन किया गया। इस प्रकार से प्रश्न हमेशा पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा जो भाग 5 में है वो महालेखा नियंत्रक परीक्षक का वर्णन किया गया है। और जिसका अगर पूछा जाए आर्टिकल, तो आर्टिकल आपका 148 से 151 के बीच है। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने वाली न्यूनतम आयु की सीमा, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो याद रखिएगा जो पंचायत न्यूनतम सीमा जो 21 वर्ष है। न्यूनतम आयु, वोट डालने की सीमा नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है निर्वाचित में जो व्यक्ति पंचायती राज में जो खड़े हो सकते हैं या जो पंचायत प्रतिनिधि बन सकते हैं उसके आयु के बारे में बात किया जा रहा है। प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, ठीक है। प्रथम क्या कब किया था? 1955 में। और अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो जिसके अध्यक्ष थे वो आपके बीजी खरे थे। क्या थे? बीजी खरे। समाचार पत्र निम्नलिखित में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आपके समाचार पत्र आते हैं, ठीक है। राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों को जो सूची होती है उसको समवर्ती सूची बोला जाता है। राज्य सूची जो सिर्फ राज्य के अंतर्गत आता है और संघ सूची जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय जो आपका है वो आपका भोपाल में है, सॉरी देहरादून में है। नहीं माफ़ करिएगा, ये भोपाल में ही है। वन प्रबंधन मुख्यालय का भाग आपका जो है वो भोपाल में है। और ये और आपको पता होना चाहिए भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में ही है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ठीक है, इंटरपोल का गठन किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो 1927 में इंटरपोल का गठन किया गया था, ठीक है। इंटरपोल ये होता है जो इंटरनेशनल जो पुलिस एक दूसरे के जो कंसल्ट करती है उसको इंटरपोल कहा जाता है। जैसे अगर भारत का कोई क्राइम करके कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश में चला जाता है तो हमारे जो पुलिस अधिकारी है वो इंटरपोल में गठन करते हैं और इंटरपोल के जरिए ही दूसरे देश के इंटरपोल पुलिस को सूचित करेंगे। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा पर प्रचलन से बाहर कर देती है। क्या कर देती है? ये किसका नियम है? तो ये जो है ग्रीशम का नियम है, ठीक है। निम्नलिखित में किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा कांच का जो रंग लाल हो जाता है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण हो जाता है, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण कांच का रंग लाल हो जाता है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी?
तो प्रथम भारत की उद्योग नीति की घोषणा 1948 में की गई थी। और ये वीडियो सीरीज प्रत्येक परीक्षाओं के लिए चलाया जा रहा है। CGL हो, NTPC, JPSC, जितने भी एग्जामों में जो जीके का पार्ट है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, बाकी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद।